Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we're discussing the newspaper of 22nd Jan. Health, Education, बांग्ला मीन्स होप। जब हम बिजनेस मीट्स की बात करते हैं या फिर समिट्स की देखते हैं तो किस तरह से स्टेट्स अपने लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए फंड क्रिएट करती है जिसके थ्रू डेवलपमेंट होती है। जब हम एजुकेशन और हेल्थ की बात करते हैं तो उसका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन हमें मेडिकल फील्ड में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स और कॉलेज को मिक्स किया जाता है और जो प्रोफेसर्स जिन प्रोफेसर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उन चीज़ों को सिखाया जाता है, उन्हीं के थ्रू हॉस्पिटल्स में सर्विस दी जाती है। तो किस तरह से एजुकेशन और जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं उनको मिक्स कर कर एक जब हम यूनिक सेक्टर की बात करते हैं तो वो क्रिएट किया जा सकता है। तो उसी तरह से हेल्थ और एजुकेशन को यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। किस तरह से यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की बात करते हैं, जब उनके द्वारा जो बेनिफिशरीज है उनको बेनिफिट पहुंचाया गया है 2.5 करोड़ फैमिलीज को वेस्ट बंगाल में, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन को साथ साथ में क्रिएट किया जाए ताकि दोनों चीज़ों को पैरेलली लेकर चला जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एनरोलमेंट की और स्कोप बढ़ाने की, इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा हम देखने के लिए मिलता है किस तरह से गवर्नमेंट जो सीट्स है वो बहुत कम है, जिनके लिए रिलेटेड जो एग्जाम्स रखवाए जाते हैं या फिर उनसे रिलेटेड इशू को भी सोल्व किया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। हर साल 55 लाख स्टूडेंट्स को किस तरह से स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाते हैं ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके और स्मार्ट एजुकेशन बनाई जा सके। वी नीड एवरीथिंग रिसेंटली देखने के लिए मिला था कि इसराइल और जब हम हमास और गाजा की बात करते हैं उनके थ्रू एक संधि हो गई है जिसके माध्यम से जो वॉर है उसको रोक दिया जाएगा। इसमें ईरान की हम बात करते हैं, जो हमास हुती रेबल और उन सभी के द्वारा भी उन चीज़ों को प्रमोट किया गया था कि किस तरह से जब गाजा स्ट्रिप के जो लोग हैं, जो भी रिफ्यूजीज है या फिर जो भी पर्सन डिस्प्लेस हुए हैं, उनको अपने जगह पर वापस प्लेस कर दिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट हमें रिसेंटली देखने के लिए मिला था। तो किस तरह से ह्यूमन के रहने लायक जो मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फिर जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो सभी के लिए होना चाहिए और सभी के अ, उसका उसके लिए एलिजिबल है। तो ह्यूमन राइट्स और अ, जो रिलेटेड उनकी डेली लाइफ की नेसेसिटीज़ है उनको किस तरह से प्रोवाइड करवाया जाए, ये सभी गवर्नमेंट्स की। और जब हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं तो ह्यूमन राइट कमीशन के तहत भी उन सभी कंट्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डेथ फाइंड 4.14 लाख बोगस क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम। तो जब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं उनके द्वारा एनरोलमेंट किया गया था कि किस तरह से जो फार्मर्स है उनको डिजिटली और जो जब हम बात करते हैं मिडिल मैन की, उसको ख़त्म कर कर डायरेक्ट इंश्योरेंस जो है उन तक पहुंचाया जा सके। उसके द्वारा अलग अलग स्कीम्स को जोड़ा गया जिससे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और साथ साथ जब हम बात करते हैं किस तरह से कि फसल का मुआवना किया जाएगा कि कितना लॉस फार्मर को हुआ है, ताकि उसकी जो मिनिमम इंश्योरेंस है वो उन्हें प्रोवाइड करवाया जा सके। उस प्रोसेस को फास्ट किया गया है डिजिटाइजेशन के साथ कनेक्ट कर कर। किस तरह से जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, उनके माध्यम से और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल्स है उनको कनेक्ट किया गया है पंचायत के साथ और अदर जो फैसिलिटीज़ है, ताकि सभी फार्मर्स को उसके बारे में अवेयर किया जा सके और साथ साथ उन सभी को जो लाभ उनसे मिलने चाहिए उनको प्रोवाइड किया जा सके। जहाँ पर जो पर हेक्टेयर रेट की बात करते हैं, इंश्योरेंस जो कि मिनिमम क्लेम किया जा सकता है वो रखा गया है 20,000 से लेकर 90,000 तक, जो कि
डिपेंड करता है क्रॉप्स के ऊपर कि किस तरह की क्रॉप्स और उनके जब हम मिनिमम प्राइस की बात करते हैं वो क्या होना चाहिए। कमर्शियल क्रॉप्स को भी एमएसपी के अंदर इंक्लूड किया गया है। डिफरेंसेस विद पाकिस्तान। न्यूट्रल एक्सपर्ट वेंडिकेशन इंडियन स्टैंड ऑन इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 1960 में इंडस्ट्री साइन की गई थी। वर्ल्ड बैंक भी उसके अंदर इन्वॉल्व था, जिसमें जब हम रिवर्स की बात करते हैं, सतलुज, व्यास, रावी जो रिवर्स थी वो ईस्टर्न रिवर्स को का जो वाटर है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाया जाएगा। जब हम वेस्टर्न रिवर्स की बात करते हैं, जो इंडस, झेलम, चेनाब, उनके वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग था। वो ट्रीटी अब तक है कि किस तरह से उसको लेकर हर साल एक दोनों कंट्रीज के बीच में कमीशन का आयोजन कराया जाता है, ताकि उसके रिगार्डिंग जो भी चेंजेस है या फिर जिन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए उन सभी को डिस्कस किया जा सके। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया स्टैंड करता है नो टेररिज्म टॉलरेंस के ऊपर, जिसकी वजह से हाल ही में हमें देखने के लिए मिला था भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरी तरह से अ, वार्तालाप के बीच में पूरी तरह से 2016 के बाद से रोक लग गई थी। लेकिन अभी हम रिसेंटली देख सकते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो कमीशन है उसको ईयरली ए रिवॉल्यूशन इन द यूएस। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में यूएस के नए प्रेसिडेंट बने, जिनके बाद उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में से यूएस का जो है अब उसका मेंबर नहीं है। उसके साथ साथ इन इस तरह के स्टेप्स का अगर हम बात करें तो हम आइसोलेशन थ्योरी देखते हैं कि किस तरह से जब अमेरिका की बात की जाती है तो अमेरिका आज़ाद होने के बाद किस तरह से आइसोलेशन की थ्योरी के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। तो उसी तरह की थ्योरी हमें डोनाल्ड ट्रंप फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं कि अमेरिकी मूल को और अमेरिकी लोगों के हित को सर्वोपरि रखते हुए बाहर की सारी दुनिया से आइसोलेटेड होकर उनको प्रमोट करते हुए थ्योरी को हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम बात करते हैं जॉब्स को लेकर, वीज़ा को लेकर या फिर अदर किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी या फिर बहुत ज़्यादा अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाती है, उन तरह की सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमें डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का स्टेप देखने के लिए मिलता है। क्रिप्टो रेगुलेशन की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप वाइफ मेलेनिशा मीन मीम कोइन जो रेगुलेशन की बात करें, रिसेंटली यूके ऐसा पहला देश था जिन्होंने जब हम बात करते हैं एआई और रेगुलेशन या फिर उन सभी चीज़ों डिजिटल रेगुलेशन से रिगार्डिंग एक रेगुलेशन तैयार किया था। उसके बाद जब हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है किस तरह से कि बिटकॉइन या फिर जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन लाते हैं, फिर प्राइस के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। डिजिटल होने की वजह से पूरी तरह से उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो जो चेंजेस या फिर किस तरह से उनको रेगुलेट किया जाए, रेगुलेशन को लेकर जो इश्यूज क्रिएट होते हैं उन्हें किस तरह से सोल्व किया जाए।
पीएम इंटर्नशिप स्कीम, कंपनीज टू ऑब्जर्व 10% ऑफ द इंटर्न्स। तो रिसेंटली जब हम अनएम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग तरह की स्कीम निकाली गई थी, जिसमें ग्रेजुएटेड और जो 12th पास स्टूडेंट हैं उनको 3 या 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उन्हें स्किल मिल सके। साथ साथ उनको जब फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके, ताकि वो डिपेंडेंट हो सके और उन स्किल्स के माध्यम से उन्हें आगे जॉब प्रोवाइड की जा सके। तो किस तरह से जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को सुलझा सकते हैं, या जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज रैपिडली इंक्रीज होता हुआ दिखता है ग्रोथ के कंपैरेटिवली। तो ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, उसको किस तरह से पूरी तरह से यूज किया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि यूथ का स्किल होना। स्किल प्रोवाइड करने के लिए जब हम बात देख सकते हैं कि अलग अलग स्कीम चलाई जाती है, और उसी के अंदर विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी और जो अदर इंस्टीट्यूट है उनको जोड़ा गया, ताकि उनके साथ स्टूडेंट्स को स्किल प्रोवाइड की जा सके। ग्रेजुएशन के साथ साथ वो लोग कुछ आवर्स निकाल कर किसी पर्टिकुलर स्किल को लर्न कर सकें। अगर हम इंटर्न की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर इंटर्न एंटाइटल टू मंथली स्टाइपेंड ऑफ द 5,000 रुपीज़। अगर कंपनी जो अलोय करती है यूज ऑफ CSR फंड्स का टू कवर द पोर्शन ऑफ स्पेंडिंग, और जो एसोसिएट होती है ट्रेनिंग रिलेटेड कॉस्ट से, स्कीम इसके बारे में ब्रॉड डिस्कशन करती है कि किस तरह से जो पोटेंशियल एक्सपेंसेस है, जब हम बात करते हैं स्मॉल कंपनीज का या MSMEs का, उनके थ्रू 67% जॉब क्रिएट किए जाते हैं। तो उनको और बड़े लेवल पर किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जब उद्यमशीलता को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, ताकि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके। वाई आर एंटी वेनम्स नॉट इजीली एक्सेसिबल इन इंडिया। जब हम स्नेक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं इंडिया में सांपों की बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को कोई स्नेक बाइट भी करता है तो पर्टिकुलर टाइम पर ये नहीं पता चल पाता कि किसने बाइट किया, फिर कौन सा एंटीवेनम उनको प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। या फिर जब हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, वो उस एरिया में अवेलेबल ना होने की वजह से अ, बहुत सारी डेथ केसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो किस तरह से उनको रोका जा सकता है, फिर किस तरह से इन होने वाली आपदाओं के ऊपर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अगर स्नेक बाइट होती है या इस तरह की कंडीशन किसी पर्टिकुलर एरिया में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की ज्योग्राफी अलग अलग प्रकार से देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ के लोगों को अवेयर किया जा सकता है, अगर कि किस तरह से अ, सांपों को घर के अंदर आने से, या फिर जिस एरिया के अंदर वो रहते हैं वहाँ पर किस तरह से उनको रोका जा सकता है। या फिर अगर किसी इंसान को कोई स्नेक बाइट करता है तो उस टाइम पर क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, किस तरह के काम को किस तरह के से मेडिसिन जो नियर बाय प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में या फिर अवेलेबल है उनके द्वारा उनको बचाया जा सकता है। इसके लिए हम आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा अवेयरनेस फैला सकते हैं कि उस टाइम पर क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, कितने मिनिमम टाइम पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। बिल्डर स्टडी LA होम डेट सर्वाइव द वाइल्ड फायर। तो रिसेंटली हमें देखने के लिए मिला था कि लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर की वजह से
बहुत बड़ा एरिया जल गया था। जब हम रीजंस की बात करते हैं तो कुछ नेचुरल रीजंस हमें देखने के लिए मिलते हैं कि वहाँ चलने वाली हवाएं, वहाँ की डेमोग्राफी और आस पास के एरिया, फिर जिस प्रकार के फ्लोरा और फौना वहाँ पर पाया जाता है, काफ़ी हद तक उन सभी रीजंस की वजह से वहाँ पर रिसेंट टाइम में या फिर जब हम लास्ट 4-5 ईयर्स की बात करते हैं तो वाइल्ड फायर के केसेस हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उनको किस तरह से रोका जा सकता है, फिर क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो इसके लिए जब हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट है उनसे कुछ दूरी पर घर बनाए जा सकते हैं, या फिर किस तरह से रूफ कवर को, या फिर जो घर है उनके लिए किन चीज़ों का यूज़ किया जाए ताकि जो उस एरिया को किस तरह से डिजाइन किया जाए कि अगर इतने बड़े लेवल पर अगर फायर लगती है तो उसके लिए लोगों को वहां पर सेफ रखा जा सके, या वहां उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्हें इतना टाइम मिल सके कि वो वहां से निकल सके, या फिर जो डेथ कैजुअलिटी इतनी ज्यादा ना हो। बट WHO पेरिस पुल आउट मीन्स फंडिंग। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि US और WHO के रिलेशन में क्या चेंजेस होंगे, तो फंड की बात देखने के लिए मिलता है कि जब हम किसी भी UN ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या फिर WHO की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फंड इन्वेस्टमेंट होते हैं वो US के देखने के लिए मिलते हैं। तो उसको लेकर एक पूछ लग सकता है कि किस तरह से जो फंड के रिगार्डिंग, इसके अलावा देख सकते हैं जो पर्सनल कंट्रोल देखने के लिए मिलता है क्या कि USA का UN बॉडीज पर या फिर जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर USA का प्रभाव अत्यधिक देखने के लिए मिलता है, वो कम हो सकता है। जो एक्टिविटीज या फिर जो जब हम फंड के रिगार्डिंग बात करते हैं कि हेल्थ प्रोग्राम्स की बात करते हैं, या फिर जो वर्ल्ड लेवल पर डिजीज को लेकर, ट्रॉपिकल डिजीज को लेकर, HIV वायरस को लेकर, मलेरिया को लेकर, या ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी को लिए जो फंड या फिर जो सपोर्ट की बात के लिए USA के इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलती है, वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के ऊपर, इंडिया के अंदर चलने वाले जो प्रोग्राम्स है वैक्सीन रिलेटेड, या फिर जो भी मॉनिटरिंग देखने के लिए मिलती है कि कितनी कवरेज हुआ है पर्टिकुलर वैक्सीन को लेकर। जब हम ये सभी एरिया इफेक्ट हो सकते हैं, फिर इनके ऊपर चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से जब US नेचुरल गैस प्रोडक्शन की बात करते हैं, अ, जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टाइम 2017 से 21 के बीच में प्रेसिडेंट बने थे, तो इंक्रीज देखने के लिए मिला था उसमें हमें कि, और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में भी कंटिन्यूसली इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन,
स्पीच एंड एक्शन, ट्रम्प स्ट्राइक ऑन मेगा प्रोमिस, स्टैंड सिंगल अब्रोड। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस की बात करते हैं, फिर उनके द्वारा जो इलेक्शन से पहले किए गए प्रोमिस में देखने के लिए मिलता है किस तरह से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट या अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी को हमेशा से अनाउंस किया, फिर उसको फॉलो किया है। उस रिगार्डिंग वीज़ा की बात करते हैं जब, उसके रिगार्डिंग में देख सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज से HIV वीज़ा के रिगार्डिंग इश्यूज देखने के लिए मिले थे। इसके अलावा कि किस तरह से जो टैरिफ रिलेटेड है कि अगर किसी कंट्रीज के द्वारा 25% टैरिफ अमेरिका के ऊपर इम्पोज किया गया है, तो उन्होंने उसको बढ़ाकर 4 टाइम बढ़ाकर 100% टैरिफ तक इंक्रीज कर दिया है। तो उनकी पॉलिसीज और अमेरिकन फर्स्ट और आइसोलेशन की पॉलिसी को अपनाते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। टाइम टू सीज द प्रॉमिस ऑफ द US इंडियन न्यूक्लियर डील। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा न्यूक्लियर डील को साइन किया गया था। उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस या फिर जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो भी एनर्जी रिगार्डिंग या फिर जो कमर्शियल प्रॉमिस किए गए थे US और इंडिया के बीच में, वो कभी फुलफिल ही नहीं हुए। इसके अलावा जो सपोर्ट की बात करते हैं, जो एडवोकेट या डील की गई थी, उनको लेकर भी अब रिगार्डिंग इशू देखने के लिए मिलते हैं। तो रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इवोल्यूशन की बात करते हैं, किस तरह से न्यूक्लियर पावर के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है। उसको प्रमोट करने के लिए चेंजेस होने चाहिए, और जो प्रोमिस और अ, उस टाइम पे स्टार्ट किए गए थे उनका उस पार्टनरशिप को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है कि इंडियन और अमेरिकन रिलेशनशिप की बात करते हैं, जब बायलैटरल रिलेशनशिप को बढ़ाया जा सके। और जब हम नेट जीरो इमल्शन की बात करते हैं, जिसका टारगेट भारत ने 2070 तक रखा है, उसको पूरा करने के लिए उन सभी स्टेप्स को लिया जा सके। जब हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, तो इंडिया न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर यूज फर्स्ट यूज को प्रमोट करता है कि किसी भी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर पावर का यूज इंडिया के द्वारा नहीं किया जाएगा। इंडिया फ्रांस टू वर्क टुगेदर ऑन मैरीटाइम सर्विलेंस इन IOR। जब हम इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं, तो सर्विलेंस के लिए किस तरह से फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप को सिक्योरिटी एंगेजमेंट और उसके थ्रू बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन गुरुग्राम एंड रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर मेडागास्कर इन इंडियन ओशन रीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा स्टेटमेंट दी गई किस तरह से सेवन्थ इंडियन फ्रांस जो मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग है, वो रिसेंटली हुआ, जिसमें इंडिया और फ्रांस ने एग्री किया कि वो डेवलप करेंगे जॉइंट
असेसमेंट ऑफ थ्रेट्स जो मैरीटाइम सिक्योरिटी में देखने के लिए मिलता है रीजनली, और काउंटर करेंगे जो भी इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती है, पायरेसी से रिगार्डिंग हो, या फिर जब हम आर्म रोबर्स की बात करते हैं, मैरीटाइम टेररिज्म की बात करते हैं, स्मगलिंग देखने के लिए मिलती है, तो उन सभी को, इसके अलावा इलीगल फिशिंग या फिर हाइब्रिड एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो मरीन पोल्यूशन फैलाता है, उन सभी के रिगार्डिंग इंडिया और फ्रांस के द्वारा मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ उन सभी पर सर्विलेंस और साथ में वर्क किया जाएगा। जब हम इंडिया और फ्रांस डिस्कशन की बात करते हैं कि सिविल न्यूक्लियर इशू एड ऑफ पीएम विजिट टू पेरिस, तो फ्रांस जो है वो हाई एंडेड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के रिगार्डिंग देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जब हम वेपन्स की बात करते हैं, या फिर अदर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, उनके भी फ्रांस का रोल हमें देखने के लिए मिलता है। तो किस तरह से रिसेंट प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्रेवल किया जाएगा फ्रांस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग फरवरी 10 से लेकर 10th और 11th को। ऑफिशियल डिस्कशन जो होगा वो प्रमोट करेगा बायलैटरल एग्रीमेंट को। उसके साथ साथ जब हम एआई की बात करते हैं तो भारत एथिकल यूज ऑफ एआई को प्रमोट करता है। व्हाट डू ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन रूल स्टे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा रिलीज किया गया था ड्राफ्ट रूल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल पर्सन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। और किस तरह से जब हम बात करते हैं यूट्यूब पे की या फिर अदर प्लेटफॉर्म की जिनके द्वारा थ्रेट फैलाया जा सकता है, उनके लिए स्पेसिफिक कोड और रेगुलेशन को इन्वॉल्व किया गया था ताकि उन चीज़ों को रोका जा सके। डाटा लोकेशन रेफर करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है डाटा को कि किस तरह से जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो राइट टू स्पीच हमारा फंडामेंटल अधिकार है, लेकिन विद इन रिस्ट्रिक्शंस, तो कुछ जगह पर बाइंडिंग दी गई है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर रोका जाना चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को जब हम ड्राफ्ट बिल की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रमोट किया गया है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर बाइंडिंग किया जा सकता है। जब सेक्शन 36 की बात करते हैं डीपी एक्ट की, जो एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो डिजाइन और कर सकता है, ऑथराइज करता है पर्सन को could डिमांड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा फ्लुएंसी और इंटरमीडिएटरी। जिसके ऊपर पोटेंशियल सर्विलेंस किया जा सकता है, सुपरविजन किया जा सकता है। अगर मिसयूज होता हुआ दिखता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जा सकते हैं। जब हम बात करते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शंस की, जो हमें देखने के लिए मिलता है व्हाट्सएप में, उसके रिगार्डिंग भी कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया है। जब हम मेटा की बात करते हैं जो ओन करता है व्हाट्सएप को, तो लास्ट ईयर उनके ऊपर चैलेंजेस किया गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिकल कोड रूल 2021 के थ्रू, जिसमें प्रोहिबिटेट किया गया था कंपनी को डिस्क्लोज करना इंफॉर्मेशन किसी भी यूज़र की। बट अगर गवर्नमेंट डिमांड करती है तो उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या स्टेट सिक्योरिटी के लिए।
व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन? 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए अनाउंस किया गया था 2015 में, कि किस तरह से जो अर्बन मॉडल के ऊपर इन सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। उसके साथ साथ इन सिटीज़ को इस तरह से डेवलप किया जाएगा जहाँ पर जब हम टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं या फिर टियर 3 सिटीज़ की बात करते हैं, जिनको कनेक्ट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। जिसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट हो, स्पेशल जोन को क्रिएट किया जा सके, फोकस किया जा सके रीडेवलपमेंट के ऊपर, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जा सके, उसके साथ हाइब्रिड प्रोसेस बनाए जा सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सके, और स्पेशल पर्पस व्हीकल रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट। पूरी सीन चेंज ऑफ हाई यूएस ऑयल इंपोर्ट। ऑयल की बात करते हैं तो इंडिया 80 to 85% ऑयल इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट करता है। जब हम ग्लोबली देखते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर, रिसेंटली मिडिल ईस्ट में होने वाले इश्यूज, और रुपी का डेप्रिसिएशन की वजह देखने को मिलता है कि किस तरह से जो ऑयल के प्राइस है वो इंक्रीज होते जाते हैं। और जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी अ, उनका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इंपोर्ट के बढ़ते हुए प्राइस के कारण ही रिसेंटली देखने के लिए मिला था कि इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट्स को इंक्रीज किया था, ताकि क्रूड ऑयल को कम प्राइस पर खरीदा जा सके। स्टील कार्टेल इज ए बिग प्रॉब्लम। स्टील और सीमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कुछ लोगों के हाथों में है। तो हम मोनोपोली देख सकते हैं जिसकी वजह से जो रेट है और वो फिक्स हो जाते हैं, और एक क्रिएशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है कंट्री के अंदर। तो फाइब्रिन फोर्स प्लास्टिक को हम एक अल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं सीमेंट के, क्योंकि जब हम सीमेंट की बात करते हैं जिसकी वजह से कार्बन इमल्शन होता है, तो CO2 को भी कम किया जा सकता है अगर हम उनके अल्टरनेटिव्स को यूज़ करें, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। उसके साथ साथ लंबे टाइम तक यूज़ किया जा सकता है। एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम 2.0 विद 2 लाख करोड़ एनुअल टारगेट। जब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करते हैं तो सेंटर ने अनाउंस किया था कि वो नेक्स्ट फेज में अपने जो एसेट्स हैं उनको 2 लाख करोड़ के लिए में मोनेटाइज करेगी 4 to 5 ईयर्स के अंदर, जो कि मोबिलाइज करेंगे कैपिटल को, और इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगी जिसके साथ साथ रिसाइकलिंग टारगेट जो गवर्नमेंट के थ्रू रखे गए हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ फर्स्ट जो नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन स्कीम थी उसके थ्रू फर्स्ट 4 ईयर में मोनेटाइज किए गए थे, और ऐसे सेक्टर को रोड, माइंस, पावर, पेट्रोलियम, एयरपोर्ट्स के थ्रू। जब हम मेट्रो रेल नेटवर्क की बात करते हैं तो उसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है सेकंड फेज ऑफ
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। गवर्नमेंट एक्सटेंड फ्री तोर इम्पोर्ट पॉलिसी बाय 1 मोर ईयर। जब हम पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस ईयर बाय ईयर हमें देखने को मिलता है उनका इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए पल्स नेशनल पल्सेस मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा भारत के अलग अलग राज्यों में जो पल्सेस की फार्मिंग की जाएगी, ताकि उस पे जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। लेकिन रिसेंट डिमांड को पूरा करने के लिए और कंजम्पशन की पूर्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर जब हम देखते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा पिलर 2 टैक्स डील की बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ में जब हम टैरिफ की बात करते हैं, जो अदर कंडीशंस हैं वो सब यूएस के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। इसमें हम देख सकते हैं 15% मिनिमल ग्लोबल कोऑपरेटिव टैक्स जो है वो इफेक्ट में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मिनिमम इफेक्टिव टैक्स रेट जो कंट्रीज के बीच में था, अगर एक्सपोर्ट रिसेंटली हमें देखने के लिए मिला था रुपी की वैल्यू जो है डॉलर के कंपैरेटिवली डेप्रिशिएट कर रही है। एक्सपोर्ट अगर बढ़ते हुए हैं तो भी डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से रुपी के लिए वो नुकसानदायक होगा।